नमस्कार। आप देख रहे हैं डी मीडिया जंक्शन और मैं ऋषि। आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका, मेरा और हम सब का मुद्दा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हुई हिंसा की, जिस मुद्दे ने भारत में भी अपना असर गहरे रूप में छोड़ा है। भारत में बंगाल से लेकर दिल्ली तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस मुद्दे ने सारे हिंदूवादियों संगठन को एक कर दिया है और वो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथी आशीष जी। हम बात करते हैं आशीष जी कि ऐसा ये बांग्लादेश में क्यों हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में ये कोई नई घटना नहीं है। बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें होते आई हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी संगठन हैं जो पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं, उनके द्वारा उनकी फंडिंग होती है। और शुरू से ही वैसे राष्ट्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ के आधार पर जिन राष्ट्रों की रचना हुई, जो राष्ट्र बनाए गए, वहाँ पे हिंदुओं पे ऐसे हमले होते आए हैं। तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान समर्थित ये हमले हैं। और जब से शेख हसीना की सरकार गिर गई तो उसके बाद, क्योंकि शेख हसीना को ऐसा माना जाता था कि वो भारत के पक्ष में रहती हैं, भारत उनका समर्थन भी करता था, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गिरी, वो भी एक साजिश के तहत उनकी सरकार गिराई गई। उसके बाद से ये हमले ज़्यादा बढ़ गए और यूनुस खान को उसी लिए बनाया ही गया वहाँ का काउंसिलर कि वो पाकिस्तान समर्थित वो भी थे और कहीं ना कहीं इसमें CIA और जो चीनी खुफिया एजेंसियां हैं उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं है। तो माना जाता है कि यूनियस सरकार नोबेल प्राइज विनर है, फिर भी उनके भी मतलब ये सरकार के अंतर्गत भी ये चीज़ें घटनाएं हो ही रही है, हमेशा हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, यूनुस सरकार जो है वो पूरी तरह से एक पपेट गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। वो एक कठपुतली है, बस उनका चेहरा सामने रखा गया है और ये पूरी तरह से पाकिस्तान समर्थित। और अमेरिका कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों के पीछे, चाहे वो शेख हसीना की सरकार गिरी हो, शेख हसीना को भागना पड़ा हो और वहाँ यूनुस खान को काउंसलर बनाया गया हो, इन सब के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो घटनाएं हैं और ज़्यादा बढ़ जाएं और इसका एक ही लक्ष्य है कि वहाँ से हिंदुओं का सफाया किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ कि हिंदुओं को एकदम ख़त्म कर दिया गया, 1% से भी वो कम रह गए, कहीं ना कहीं यही आइडियोलॉजी वहाँ भी फॉलो की जा रही है और इस्लामिक कट्टरपंथ जो है उसको बढ़ावा देते हुए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो बात है कि वर्तमान में जो घटना हुई है, एक हिंदू दलित युवक को जला दिया गया, तो इस पर सभी चुप क्यों हैं? भारत में क्यों चुप है लोग? देखिए, भारत में हिंदू के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो आपको ऐसा माना जाएगा कि आप सेकुलरिज्म के विरोधी हैं। अगर आप हिंदू के प्रति हिंसा भी हो, कुछ भी हो, हिंदू के प्रति कितना भी अत्याचार हो, आप भारत में भी ये चीज़ देखेंगे। ये तो बांग्लादेश का एक मुद्दा हो गया। भारत में भी यदि हिंदू पे अत्याचार होता है तो बहुत कम ही ऐसे नेता है जो खुलकर बोलते हैं हिंदू के पक्ष में। तो जब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, अब आप समझ लीजिए, जब भारत में कोई हिंदू के प्रति नहीं बोलता है तो ये तो दूसरे देश का मामला है, तो फिर कोई सामने क्यों खुलकर बोलने आएगा? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जहाँ भी वो मेजोरिटी में है वहाँ पर ये ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं? बिल्कुल, इस्लामिक कट्टरपंथ जो है वो जहाँ भी है, आज भी आप जहाँ देखते हैं जहाँ ह्यूमन बॉम्ब्स का इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथ। और जहाँ ये विचारधाराएँ जिस राष्ट्र को कहीं ना कहीं लीड करेंगी, जहाँ युवाओं को इन विचारधाराओं से उनको मतलब शिक्षा से अलग किया जाएगा, जहाँ उनको इन विचारधाराओं के द्वारा लीड किया जाएगा कि हाँ आप इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो कीजिए, तो वहाँ ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ही। आप पाकिस्तान में ही देखिए कि उनकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, फिर भी वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की मांग कर रहे हैं। उनके यहाँ खुद खाने को आटा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कश्मीर उनके देश का हिस्सा बन जाए। कहाँ से कश्मीर का खर्च चलाएंगे? लेकिन हाँ, उनको बस बताया गया है कि वो जब मरेंगे इस विचारधारा को लेते हुए, जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, जिहाद करते हुए मरेंगे, तो उनको 72 हूरें मिलेंगी। जबकि इस तरह की कोई ये रियलिटी से ये बहुत दूर की चीज़ है और ये एक ख्याली पुलाव वो लोग पका रहे हैं। और एक तरह से आप समझिए कि जो मुस्लिम युवा हैं, जिनको भटकाया जा रहा है, जिनको गुमराह किया जा रहा है, ये कट्टरपंथ के नाम पे, जिहाद के नाम पे, सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है। उनका देश पिछड़ रहा है, मुस्लिम युवा पिछड़ रहे हैं
और इससे किसी भी देश का जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उससे किसी भी देश का किसी तरह का लाभ नहीं होने जा रहा है। आप यूरोप में देखिए कि किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ का वो लोग खुलकर आज विरोध कर रहे हैं, जबकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। आप फ्रांस में देखें या आप इटली में देखें किस तरह, और वहीं आप देखें कि चीन आज कितना आगे बढ़ रहा है। आप सुपर पावर अब बस कहने को अमेरिका रह गया है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, एआई के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में चीन कितना आगे है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह की विचारधारा को पनपने ही नहीं दिया। वो लगातार इस चीज़ पर काम करते रहा कि धर्म को लेकर किसी तरह की कोई आइडियोलॉजी वहाँ डेवलप ही ना हो पाए, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ युवाओं के विकास, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों पर खर्च करें। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, जो बांग्लादेश में है या फिर पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, इससे दोनों देश आगे चलकर बर्बाद ही होंगे। और ये लोग इनकी कंडीशन ये हो जाएगी कि खाने के लिए भी इनके पास अनाज नहीं रहेगा। तो हर बार हिंदू को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि हिंदू अपने लिए आवाज़ उठाना नहीं जानता है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत कम ही ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां हिंदू का आप सुनेंगे कि हिंदू ने किसी का गला काट दिया। बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता है कि आप किसी का गला काटें, जबकि वो जो सामने की कट्टरपंथी विचारधारा है, जो मदरसों के द्वारा जिन विचारधाराओं को फैलाया जाता है, उन मदरसों में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप जिहाद फैलाएं, आप इस तरह की अगर काफिरों के साथ आप कुछ इस तरह का करेंगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, आप जन्नत में जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं अभी। इस वजह से हिंदुओं के खिलाफ ही ज़्यादातर ये हो रहा है, और कहीं ना कहीं हिंदुओं की ही गलती है कि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों बचाया जा रहा है? भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो एक साजिश के तहत उनको यहाँ शरण दी गई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो किसी तरह से एक वोटर भी हैं। जो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में किस तरह से चुनाव के दौरान अचानक से रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठियों की एक नई कहानी डेवलप होती है। जब चुनाव बीत जाते हैं उसके बाद वहाँ हिंसा होती है चुनाव में, और उसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी जो वहाँ के नागरिक हैं, जो इलीगली भारत में आके रह रहे हैं, वो उसमें शामिल रहते हैं। दिल्ली में आप देखिए कि जब ट्रम्प की यात्रा हुई थी 2020 में, तो उस दौरान एक काफ़ी बड़ा जो है वहाँ पे दंगा का एक पूरा सीन क्रिएट किया गया था। उसमें खुले तौर पे रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं कि उसमें बाहरी लोग शामिल थे उन दंगों में। और वहाँ भी आप देखिए कि एक आम आदमी का पार्टी का एक पार्षद इसमें मुख्य अभियुक्त होता है, जिसके घर पे सारे असलहे बरामद किए जाते हैं। जो बाहर से लोगों को, जिन लोगों को बुलाया गया था, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए उसके यहाँ रह रहे थे, उन्होंने किस तरह से एक सीबीआई या मुझे याद नहीं है किसी एजेंसी के, सुरक्षा एजेंसी की किसी अधिकारी की मॉब लिंचिंग की थी, उसे जान से मार दिया था ऑफिस से लौटते समय। तो इस तरह की घटनाएं आइडियोलॉजी से, एक जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उससे प्रेरित होती हैं, और वो चाहते हैं कि भारत में ऐसे घुसपैठिए बने रहें, जिससे कि भारत की जो स्थिरता है उस पर दबाव बना रहे। वो कभी शांति से कोई एक या तो चुनाव हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत की छवि को खराब करना हो तो वो एक्टिव हो जाते हैं। लाइक वो स्लीपर सेल्स भारत में वो काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो हमारे अभी इंडिया में आईपीएल जस्ट अभी होने वाला है, तो उसमें अभी देखा गया कि बांग्लादेशी प्लेयर को बाई भी किया जा रहा है। तो ये एक तरह से गलत भी है, क्योंकि क्यों हम लोग उनको सपोर्ट करें अगर ऐसा हो रहा है वहाँ के, तो ये प्लेयर्स को भी देना, खरीदना, तो ये तो गलत है। बिल्कुल। आप ये चीज़ देखेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह से ऐसी घटनाएं हुई हिंदुओं के खिलाफ खास करके, तो बांग्लादेश के जितने भी खिलाड़ी थे उनका कोई रोल इसमें नहीं रहा। उन्होंने ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और मुझे याद है बांग्लादेश के ही एक हिंदू खिलाड़ी हैं, लीटन दास उनका नाम है, उनके घर पे भी आगजनी की गई थी। तो उसके बाद किसी भी, मतलब इतना तक कि उनके फेलो प्लेयर्स ने भी इन चीज़ों का कभी विरोध नहीं किया, कभी उसके खिलाफ कुछ लिखा नहीं। ज़्यादातर वो सरकार के समर्थन में ही रहे, उसके बचाव में ही रहे। तो अगर उनको बॉयकॉट किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप मतलब बांग्लादेशी खिलाड़ी को अगर नहीं खरीदा जाए आईपीएल में,
तो ये मुझे लगता है कि एक बेहतर कदम होगा, बांग्लादेश को बॉयकॉट करना चाहिए इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। उस्मान हादी जो कि शेख हसीना का सत्ता पलट करने के लिए अहम रोल निभाया गया था, तो उसी यूनुस सरकार में उसकी हत्या हो जाती है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, वो जो है कि आप जो बोएंगे वो पाएंगे। उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया। पता नहीं कौन से अज्ञात जो हमलावर हैं या उनकी हत्या जिन्होंने की है, तो आप जिन विचारधाराओं को बढ़ावा देंगे, अगर आप मरने मारने पे उतर रहे हैं, आप किस तरह से शेख हसीना के को भागने पर मजबूर कर दिया गया, अन्य भी ऑप्शंस थे वहाँ पे। आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, वहाँ चुनाव की भी सुविधा है, लेकिन फिर भी ये सब रहते हुए शेख हसीना को मजबूर किया गया। उनको जान से मतलब इतना, अगर भारत शेख हसीना को शरण नहीं देता तो शेख हसीना को मार दिया जाता। अगर आप इस तरह के हिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं तो एक न एक दिन ये सारी चीज़ें आप पर लौट कर आएंगी। अगर ऐसी इस तरह की कृत्य हो रही है तो हम लोग फिर भाईचारे की कैसे बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, भाईचारे की बात करना बिल्कुल गलत है। अपने देश में हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर, अगर उसका राजनीतिकरण न किया जाए तो हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा कुछ ऐसे तनाव के सिनेरियोज हैं। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि अगर आप कहें कि आप हमारे यहाँ 26/11 करें, आप हमारे संसद पे हमला करें, आप ग्रेट बांग्लादेश बनाने की बात करें, जिस हादी की आपने अभी नाम ली, उसने ग्रेट बांग्लादेश बनाने की बात की थी, जिसमें बिहार से लेकर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को उसने शामिल किया था। तो यदि इस तरह के लोग हैं जो देश के प्रभुता के लिए अगर खतरा है, तो वैसे लोगों के साथ भाईचारे की बात, वैसी विचारधाराओं के साथ भाईचारे की बात करना बिल्कुल गलत है, देश के लिए भी और यहाँ के नागरिकों के लिए भी। ऐसे ही पॉडकास्ट और ब्लास्ट इंटरव्यू के लिए बने रहिए डी मीडिया जंक्शन के साथ।